तो एक एक करके हम सवाल लेंगे सारे ही स्टूडेंट्स का, और जिसको भी सवाल पूछना हो अपना प्लीज़ आप हैंड रेस कर लीजिएगा, माइक आप तक आ जाएगा। सो प्लीज़ स्टार्ट। आप खड़े हो जाइए, आप तक माइक आ जाएगा। अपना नाम, उसके बाद अपना सवाल। माइक प्लीज़। First of all, thank you, sir, for a very nice presentation. I am Nishad. I am the student of Executive MBA here. तो सर मेरा सवाल है, जो नॉइज़ की बात आपने की, जहाँ पे आपने बोला कि पॉज लेके डिसीजन लेना चाहिए, तो एक नॉइज़ मार्केट में ये है कि वी आर सीइंग कि FIIs एग्जिट कर रहे हैं और DIIs अपना पैसा डाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मीन्स इज़ इट ट्रू कि DIIs आर कीपिंग द मार्केट अफ्लोट? तो इसका आप क्या रिस्क देखते हैं and how it affects the mutual fund investment? Shall we still continue? What should be the approach over here? ग्रेट क्वेश्चन। सबसे पहले बात है कि FIIs ड्रिवन मार्केट है। FIIs एंड DIIs का डिफरेंस ये आता है कि FIIs जब आता है मार्केट में तो बास्केट बाइंग आता है, एंड DIIs मेजरली स्टॉक पिकिंग बाइंग के तो चलता है। तो मेजरली आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इट इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री। आपकी तारीख में अगर बातचीत करो 2016 के अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम 31,000 करोड़ के ऐसे भी बैठे थे, हम 3,100 करोड़ पर मंथ ऐसे भी। नाउ ये 31,000 करोड़। तो DIIs इज बिकिंग वेरी स्ट्रॉन्गर। सेम वाइज हमारा 2014 में हमारा यूम जो था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, इट इज अराउंड 10 लाख करोड़। आज वो 80 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो DIIs इज बिकिंग स्ट्रॉन्गर। मार्केट बचाना भी जरूरी है। 2008 में FIIs ने 1 लाख करोड़ का माल बेचा था, एंड मार्केट वॉज डाउन बाय 21,000 टू 7,000। आज मार्केट स्टेगनेंट है। आज ये साल के अंदर अगर बातचीत 2025 में इवेंट की बातचीत करूँ तो 15 से 20 इवेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट आपका स्टेगनेंट है। दैट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। यू शुड रेदर फोकस ऑन योर गोल कि भाई मेरा गोल क्या है, 5 साल का क्या गोल क्या है, 10 साल का क्या गोल क्या, 15 साल का गोल क्या है। यू शुड फोकस ऑन गोल रादर देन मार्केट, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और FIIs आज नहीं कल जरूर आएंगे, दैट कैन बी ए ग्रेट थिंग। FIIs कहीं जाने वाला नहीं है मार्केट से। जस्ट ट्रेड डील का कुछ इश्यू था, दैट इज सॉर्ट आउट। रिसेंटली कल ही हमारा फाइन नोट निकला है ट्रेड डील का। मार्केट ऑल्सो रिएक्टेड दैट कि 1200 पर निफ्टी ऊपर आया है। दैट इज ऑल थिंग कि भी मार्केट इज गोइंग गुड इन द गुड हैंड्स। और एफर ट्रेड डील्स अभी आपका EU के साथ ट्रेड डील हो रहा है, आपका UK के साथ ट्रेड डील हो रहा है। तो ना इंडिया इज एक्सपेंडिंग इन न्यू वेज। तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आपके गोल को सेटिस्फाइड रखिए। नॉइस जितना दूर रखेंगे उतना आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी आसान रहेंगी। और FIIs DIIs जो अपने मनी होता है उसको चर्न करने के लिए रोटेट भी करते हैं, एक सेक्टर से निकालते हैं और दूसरे सेक्टर में इन्फ्यूज़ करते हैं। अभी अगर हम रीसेंट डेटा ही देखें तो दिसंबर क्वार्टर में ही उन्होंने BFSI, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई भी है। लेकिन इन कंपैरिजन आप DII देखेंगे तो लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी एक इन्फ्लो आता जा रहा है। तो ये एक साइकिल है, बट आपकी जो गोल है, आपका जो एम है, वो वहाँ से उस डिसीजन से भटकना नहीं चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल। हाँ, एक मिनट। साउंड नहीं आ रही शायद। एक बार आप माइक प्लीज चेक कर लीजिए दोनों। या बाकी स्टूडेंट्स भी अपने जो क्वेश्चन है उनको रेडी रखिए। क्विकली हम एक एक करके जो सवाल है वो लेते जाएंगे। So, sir, given the extreme volatility that we have seen in equity markets and debt markets, how should a retail investor like us, navigate these times? And second question, so you talked about mutual funds a lot. So, assuming we start, in September investing in mutual funds or maybe an SIP, how should we go about it? Like, in which type of mutual fund should we invest in? Because
we'll be 25 by then, 25, 26. So we will have a slightly higher risk capacity. So in which type of mutual funds should we invest? ठीक है, गुड। सबसे पहले म्यूचुअल फंड इज द एसआईपी इज द बेस्ट टूल फॉर इन्वेस्ट टू हैव वोलेटिलिटी को कट करना है आपको, तो दैट इज द बेस्ट थिंग एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अब शायद रुपी कॉस्ट एवरेजिंग सबको पता होगा कि बताओ, ठीक है ना। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट सबको मिलता है क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है तो मुझे यूनिट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, और मार्केट जो ऊपर जाता है यूनिट्स कम मिलते हैं। तो बेसिकली जब मैं ऐसे भी खुद की चालू किया हूँ तो मुझे रिटायरमेंट के लिए वो टाइम है अभी। तो आई थिंक कि भाई मुझे लास्ट 5 साल मार्केट ऊपर जाए, 15 साल मार्केट, 20 साल मार्केट नीचे रहे, तो आई एम प्रेइंग फॉर दैट, क्योंकि मुझे यूनिट ज़्यादा मिलेगा और पैसा जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना वैसा हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा जब भी आपको लगे मार्केट खराब चल रहा है तो आप एसआईपी बढ़ा लीजिए, आपकी स्टेपअप कर लीजिए एसआईपी को, ठीक है। और आपको जब मार्केट जब लगा नॉर्मल चल रहा है, मार्केट इज ग्रोइंग नॉर्मली, तो स्टेपअप को बंद कर दिए, नॉर्मल एसआईपी चालू रखिए। तो दैट कैन बी अ ग्रेट थिंग टू बीट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, तो म्यूचुअल जैसे रिस्क एपिटाइट हर एक का अलग है। इफ यू आर टेकिंग देख 2 टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। एक क्लाइंट ये बोलता है कि मैं मार्केट निगेटिविटी देख सकता हूँ। जो स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है, दे आर हैविंग अ वेरी वीक वॉलेटिलिटी, जहाँ मार्केट आपको 25%, 30% निगेटिव दिखाता है, 50% ऊपर दिखाता है। तो इफ़ यू आर हैविंग अ सब टेक्नोलॉजी यार कि भी मैं ये हिसाब से वर्क कर सकता हूँ, देन यू कैन गो फॉर स्मॉल कैप कैटेगरी फंड या मल्टी कैप कैटेगरी फंड, ऑल्सो गुड कैटेगरी, जहाँ आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों को एलोकेशन मिले। तो जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है वैसा आप अपना फंड को सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर सिलेक्टिंग अ स्मॉल कैप, इट शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म, 7 years, 10 year प्लस। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ रिस्क एपेटाइट, दैट कैन बी अ थिंग। क्योंकि 2 टाइप के क्लाइंट आते हैं। एक बंदा बोलता मैं रिस्क ले सकता हूँ, लॉन्ग टर्म हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, और एक क्लाइंट बोलता मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं निगेटिव देख सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म हूँ। तो आप कौन से क्लाइंट है और कितना निगेटिव देख सकते हैं या कितना पॉजिटिव देखने का है, क्या करना है, वो हिसाब से आप डिसीजन ऑफ द फंड ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hello, good morning, sir. So first of all, thank you for the insightful session. So my question is, while you have explained the concept of fire, there is another concept called YOLO. That is, you live only once. What? You live only once. Okay. So that's another concept of Gen Z. So the thing is, let's say अगर 2003 में मारुति भी मैंने खरीद लिया है और अगर वो स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता तो मैं 20 साल बाद, 25 साल बाद रोल्स रॉयस ले लेता, लेकिन वो 20 साल के लिए मैं गाड़ी यूज़ भी तो कर रहा हूँ। So I think, and similarly, let's say if I would want to do some adventure sports, so while I'm young, I can experience those things. So how do you, like, what's your opinion on this कि जो amount मैं अपने experiences पे share कर सकता हूँ या फिर needs पे खर्च कर सकता हूँ? So how will you decide कि उसको whether you have to invest or whether you have to spend on your experiences? डन। तो सर हम लोग ये नहीं बोलते कि खर्चा मत करो, हम बोलते हैं आपके नीड पे खर्चा भी करो, एंजॉय भी करो, लेकिन साथ में सेविंग भी करो। लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली पहले खर्चे कर लेते हैं, बाद में पैसा बचा तो सेव करूँगा, वो एटीट्यूड में वर्क करते हैं। वॉरेन बफेट का बोलना, अगर आप दुनिया के जो 6वें अमीर आदमी हैं उनका बोलना भी ये है कि पहले आप सेव करो देन स्पेंड करो। हम नहीं बोलते कि कभी आप खर्चा मत करो या फिर एप्पल का फ़ोन मत लो या कुछ मत लो, आप खर्चा करो, लेकिन आप पहले ये मत करो कि म्यूचुअल फंड से निकाल के खर्चा करो। आप जो आपने सेविंग किए वहाँ से निकाल के आप मोबाइल ले रहे हो, वहाँ से निकाल के अगर आप गाड़ियाँ ले रहे हो, तो दैट इज़ द थिंग कि भी हम लोग रिटायरमेंट के भी आप सोचिए। हम लोग ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचिए, क्योंकि रिटायरमेंट आपको आपके वाइफ को अकेला गुजारना है। क्योंकि आज की तारीख में साहब मैं जब पढ़ाई हूँ, मैं नर्सरी से लेकर अभी तक पढ़ा हूँ, तो मेरे कॉस्टिंग पूरी आई है 50,000 रुपये। आज प्ले स्कूल की फीस कितनी है सर? कितनी फीस? इट इज़ 1 लाख रुपीज़। मैं मेरा पढ़ाई जो नर्सरी से लेके LLB तक किया हूँ मैं, आई हैव पुट इन 20-50,000 रुपीज़। आज प्ले स्कूल की फी 1 लाख रुपए हो चुकी है। अब आप जब मैरिज होंगे आपका, और क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन वेरी कॉस्टली सर आज की तारीख में, एक मेडिकल इन्फ्लेशन और एक एजुकेशन इन्फ्लेशन, ये वेरी कॉस्टली है आज की तारीख में। आपको अगर उसको बीट करना होगा तो आपको सेविंग के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है सर। वो टाइम पे आप एप्पल का फ़ोन या गाड़ी बेच के काम नहीं आएंगे, कि दे आर डेप्रिसिएशन एसेट्स। तो हम ये बोलते हैं इक्विवेलेंटली आप सेव करो, लेकिन जो सेव कर रहे वो जो लग्जरी आइटम उस पर खर्चा मत करो। इतना ही बोला सर हमारा, और कुछ नहीं। थैंक यू। तो कितने लोग यहाँ पे योलो ट्रेंड को फॉलो करते हैं? प्लीज बी ऑनेस्ट। और कोई कितने लोग अब कन्वर्ट हो गए हैं योलो से एक सेविंग मोड वाले जोन में? अच्छा,
कौन सा अच्छा लग रहा है, योलो या अब वाला सेविंग वाला? थोड़ा बताओ ना। योलो, मुझे भी योलो ही अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, आप माइक ले लीजिए। 100% दैट इज द थिंग। बट सर आपने कभी योलो ट्रेंड फॉलो किया है? नहीं, मैं मेजरली योलो ट्रेंड एक हद तक फॉलो करता हूँ मैं, सारे हद तक नहीं। आई कैन नॉट एबल टू डाइल्यूट माई सेविंग फॉर योलो। लेकिन अभी देखिए फेब्रवरी चल रहा है और आई अज्यूम ये बहुत सारे लवर्स वाला वीक है, यहाँ पे तो सेविंग वाला जोन खत्म ही हो जाता है सारा, राइट? अरे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, कुछ तो बोलो। नहीं, वो वैलेंटाइन डे के नहीं बोलेंगे, 14 तारीख को बोलेंगे लोग। ठीक है, आपका अगला सवाल था, राइट? या आप माइक ले लीजिए। Hello. Sir, I'm Ojas. Considering today's market scenario and provided the very recent budget that came in, for short-term and medium-term wealth creation, should I be sector-specific or sector-agnostic? No, sector is very, very risky. You should go for hybrid category funds for short term. If your short term period is of 3 year plus, we are calling mutual fund 3 year plus short term. 1 year plus is FD is good for you. And then 3 year plus hybrid category fund go for. If you are going for sector category fund, it will be specific. It will be market driven. Likewise, अगर आप GST कट आ गया है अभी, तो GST का बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिला, बेनिफिट किसको मिला? ऑटो सेक्टर मिला हुआ है। सेकेंडली RBI अभी रेपो रेट ओपन मार्केट ऑफर लेके आ रहे हैं, दे आर डायल्यूटिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, देन बैंकिंग सेक्टर इज द फैक्टर जिसका बेनिफिट ज़्यादा मिला है। टेक्टिकल कॉल यू कैन गो फॉर टेक्टिकल कॉल, लेकिन वो दैट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है ना? तो अगर आप आपका शॉर्ट टर्म विजन 3 साल प्लस का है, तो ये कैन गो फॉर हाइब्रिड कैटेगरी फंड, जहाँ आपको FD प्लस 2% रिटर्न मिल सकता है वहाँ पे आपको। दैट कैन बी अ थिंग कि आपका मोटिव क्या है कि रिटर्न कितना कमाना है आपको। दैट शुड बी मोटो कि मुझे रिटर्न कितना चाहिए मार्केट में। अगर मैं FD कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अ 6.5% रिटर्न, और मुझे वहाँ से रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो अगर मेरा 10 ईयर है तो देन आई कैन गो दैट फॉर दैट रिटर्न। टेक्टिकल कॉल आप ले सकते, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग। वेल, हेलो सर, सो माय क्वेश्चन इज दैट कि हमारा जो इंडियन मार्केट है, हाउ मच इज इट रेगुलेटेड इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स लाइक अदर कंट्रीज, सच दैट इफ लाइक आई से मैं अगर कल को इन्वेस्ट करता हूँ, समथिंग लाइक अ 2008 क्राइसिस डज नॉट हैपन, सो लाइक पीपल हैड लाइक दे डिड नॉट हैव द चॉइस ऑफ बीइंग अ डिफॉल्टर, they independently became a defaulter. So how can I like know how much is it regulated so that I can avoid that such kind of conditions? सबसे पहले बात है, म्यूचुअल फंड रेगुलेट करता है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है ना? और म्यूचुअल फंड कोई भी कंपनी का पैसा नहीं है, सारा पैसा ट्रस्ट के हाथ में है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे बहुत सारी AMC दूसरी AMC मर्ज हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल IDFC AMC जो थी, इट हैज बीन मर्ज इन बंधन बैंक, ठीक है ना? टेक ओवर कर लिया है। तो पैसा कोई भी म्यूचुअल फंड के हाथ में, दे हैविंग द मैनेजमेंट पावर ओनली, दे आर नॉट ओनर ऑफ द मनी। तो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो सेबी है, तो उसने वो सबको देखभाल करके काम किया है, ठीक है? एंड दे आर देयर टू मैनेज द थिंग, मैनेज द AMC, ठीक है? आपके पैसे की देखभाल करना जो भी है, क्लाइंट फर्स्ट, ये हमें सेबी का बोलना आ रहा है, ठीक है? अभी एमफी भी मेजरली वही फेज में चल रहा है कि देर इज़ एमफी, देर इज़ सेबी, जो आपके पैसे की देखभाल करते हैं, तो आपके पैसा कहीं भी नहीं जाए। और म्यूचुअल फंड में मैं आपको तो बोलूँगा 1995 से म्यूचुअल फंड अभी है, आज तक कोई भी कंपनी बंद नहीं हुई म्यूचुअल फंड की। सर बट लेकिन देखिए अभी जैसे लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, सो मार्केट में वैसे मतलब फाइनेंशियल इनोवेशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, जैसे 2008 क्राइसिस में MBS जो था, उसी टाइप के कुछ फाइनेंशियल इनोवेशंस फ्यूचर में आएंगे, तो सेबी उसको रेगुलेट कैसे करेगा? मतलब उस सिचुएशन में क्या मतलब? नहीं, मेजरली 2008 में जो क्राइसिस आए थे वो सब प्राइम की वजह से आए थे, लोन्स की वजह से आए थे, दैट इज इन द अमेरिका मार्केट। इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सब प्राइम इंडिया में नहीं आया था, दैट वाज हैपन इन अमेरिका। और या So I am asking that something like that, if like not exactly like that, I am saying that अगर कुछ in future में कुछ unique financial innovation आया, तो in such conditions like SEBI उसके लिए क्या करें? नहीं सर, कैसा है, आप यहाँ से घर से कैसा है, चल के आए कि गाड़ी पे आए? आए ना यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो टेकिंग ए रिस्क। रिस्क तो हर जगह पे है, बगैर इससे कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है ना? तो
थिंग्स आर देयर कि आरबीआई है, ठीक है, जिस टेकिंग प्रिकॉशंस कि ये चीज़ ना हो, ठीक है। अगर आप देखेंगे आरबीआई जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, आज आप एनपीए देख लीजिए, बैंक्स का जो एनपीए पहले चलता था, गवर्नमेंट बैंक का एनपीए चलता था 16%, 18% एनपीए चलता था, आज आपका गवर्नमेंट बैंक्स का एनपीए प्राइवेट से भी कम है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला रही है, गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट टाइटन कर रही है हर जगह पे। जहाँ आरबीआई फोकस कर रही है आपकी इकोनॉमी को टाइटन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है ना, जो नए कोर्स ला रहे हैं, नए अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन राइट डायरेक्शन। सेम वे सेबी इज ऑल्सो लुकिंग एट सेम डायरेक्शन कि भैया कि यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो। और आपको इतना बोलूँगा, सेबी इज़ वेरी टाइट रिगार्डिंग द प्रोसेसेस। अगर एक भी गड़बड़ी होती है देन फाइन इज ह्यूज। तो दिस इज नॉट इन इंडिया। आज तक इंडिया रिलेटेड मेजरली मार्केट में कितने प्रॉब्लम सुने आप लोगों ने कि भाई इंडिया के कारण सब प्राइम हुआ या इंडिया के कारण कोई डिफॉल्ट हुआ। सर क्या है, यूएस इंडिया के अंदर अगर आप कर्जा ले रहे हो तो आपके बच्चों को चुकाना पड़ता है। यूएस में ये सिस्टम नहीं है, वहाँ आपने कर्जा लिया तो आप अगर चले गए तो कर्जा चला जाएगा वापस। तो दैट इज नॉट इन इंडिया। तो फाइनेंशियल मार्केट इंडिया इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन अदर कंट्री रिगार्डिंग सेबी ऑल्सो, रिगार्डिंग एवरीथिंग। Well, yeah, one last question. गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि अबाउट इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट अमाउंट कैन वी हैव सजेशन अबाउट द समथिंग इन proportionate, और बिकॉज वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, सो कैन वी हैव a split like investment for future or enjoyment for the today instead of the absolute amount in percentage basis, because the disposable income is not same for the everyone. नहीं, डन दैट इज दैट कि भी आपका, मैं वही बोला बात कर रहा हूँ, गोल क्या है आपका और पैसा किसके लिए जमा कर रहे हैं आप लोग। आप प्रोड्यूस आप आज के लिए जमा करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉरेन ट्रिप करना है तो वो दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म अमाउंट कि मैं 3 साल में फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, दैट इज़ द डिफरेंट क्वेश्चन। कि आप आज के लिए जमा कर रहे हैं क्योंकि हम जमा आज के लिए कभी करते नहीं, हम कल के लिए जमा करते हैं पैसा। क्योंकि आज के लिए जमा तो कोई कर नहीं, क्योंकि आपको सैलरी आ रही है, दैट इज़ आज की इनकम। भविष्य की इनकम क्या रहेंगे आपकी, जो आपको बताए होंगे कैश रिजर्व जो जमा कर रहे हैं आप, और कैश फ्लो जो ले रहे हैं आप, दैट इज़ अ फ्यूचर इनकम जो कैश फ्लो के लिए आप काम कर रहे हैं, नॉट फॉर कैश रिजर्व। आज आप मंथली जो सैलरी आ रही है दैट इज़ अ कैश रिजर्व फॉर यू, और जो कैश फ्लो आएगा दैट कैन क्रिएट कि आप वेल्थ कितना क्रिएट करें, उससे कैश फ्लो क्या आएगा आपका। नाउ यू आर वर्किंग फॉर कैश फ्लो रादर देन कैश रिजर्व। Percentage, can we have percentage like 20%, 30% is recommended to invest? सर एज पर एज अगर आप यंग हो, आपके पीछे लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो यू कैन इन्वेस्ट 50% अमाउंट ऑफ इन योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपकी लाइबिलिटी है, कम से कम 20% अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, दैट कैन क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रॉपर्स। लेकिन दैट शुड डिसिप्लिन। ऐसा ना हो कि मैं आज 10,000 के ऐसे भी चालू कर रहा हूँ, कल मुझे ये भारी पड़ रहा है तो वो 8 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर 7 में कन्वर्ट करके 5 में करो, फिर वहाँ से पैसे विड्रॉ भी कर ले रहा हूँ। दैट शुड बी नॉट द डिसिप्लिन शुड बी देयर। जो भी अमाउंट मैं चालू कर रहा हूँ दैट शुड बी फॉर लॉन्गिविटी, ठीक है। और उसको मैं बार बार बोलता हूँ कि लग्जरी के लिए खर्चा मत करो पैसे निकाल के। मैं देखता हूँ लोग 5,000 के ऐसे चालू कर 10 में चलाते हैं, पैसे विड्रॉ कर लेते आके। जब चालू किया था 10 साल के चालू किए थे, लेकिन एक मार्केट फॉल आया, आके पहले पैसे विड्रॉ कर लेते। मार्केट का नॉइस हमेशा आएगा, नए नॉइस हमेशा आएंगे, सब कुछ चलते रहेगा, लेकिन पैसा बढ़ते रहेगा, टाइम देना पड़ेगा सिर्फ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने पूछ लिया। आई नो ये जो Q&A का सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आई नो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बट वो सवाल आप डायरेक्टली मिस्टर गांधी से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहें तो जो बाकी के पैनल हैं वो हमें यहाँ पे थोड़े से स्लो साइड में जाते हुए दिखाई देंगे। वेल, थैंक यू मैम, थैंक यू। I want to thank my company Utah Mutual for giving me opportunity, and CNBC Awards for such a great studium for me. Yeah, Thank you. thank you so much. And